Principle of equipartition of energy. When a number of particles is large and Newtonian mechanics hold to each degree of freedom supplies energy 1/2 kT of to the particle. इक्विपार्टीशन आपके पास क्या कहता है कि ईच डिग्री में आपके पास कितनी एनर्जी होगी 1/2 kT होगी, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं कि क्या होगा। When the system is in equilibrium, the formula for ensemble average is given is this. जैसे भी लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि for any property, let's suppose हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी B है, उसके लिए अगर हम ensemble average लेंगे तो आपके पास क्या होगा, V bar equals to इंटेग्रल B, और इसकी डिपेंडेंस किस पे है, Q पोजीशन और स्पेस और मोमेंटम स्पेस पे, और ये P क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आपके पास, और आपके पास क्या हो जाएगा डी गैमा, और डिवाइडेड बाय इंटेग्रल P डी गैमा. Divide numerator and denominator by m. Here m is the total number of phase points आपके पास है, तो m से जब आप डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, आपके पास ऊपर भी m है और नीचे भी m है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास रो किसके इक्वल है, p बाय m के इक्वल है, तो अगर p बाय m करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, डेंसिटी का रो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज एग्जाम्पल होता है और कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए। कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, रो की वैल्यू भी होती है जो कि a e की पावर माइनस e बाय टॉ होता है, ठीक है। अगर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और पीछे आपके पास बचेगा b एवरेज इक्वल्स टू b एक्सपोनेंशियल पावर माइनस e बाय टॉ डी टॉ डिवाइडेड बाय इंटीग्रल e की पावर माइनस e डी गैमा. Now we consider one of the variable in the energy say of the variable Pj. अब एक वेरिएबल आपने कंसिडर करना है कि आपके पास किसमें है, एनर्जी Pj में है, ठीक है, वेरिएबल Pj है। Let us consider one of the variable in the energy. हम एनर्जी में एक वन वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं और वो आपके पास पॉइंट क्या है, Pj. A situation of particular importance occur when Pj is an additive quadratic term in the energy, or let us suppose that the formula for the energy is given as this. आपके पास एनर्जी की टर्म किस तरह आ रही होंगी, आपके पास P आपको पता है मोमेंटम आता है और इसमें P स्क्वायर की टर्म आ रही होती है, तो एक आपके पास टर्म क्या है, E इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर, और अदर टर्म्स विच आर नॉट कंटेनिंग P ये जो होंगी वो इसके साथ एडिटिव टर्म होंगी, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. Now we will calculate the mean energy when which associated with the variable Pj. अब mean energy आपने फाइंड करनी है, तो जैसे एवरेज एग्जाम्पल के लिए आपने फाइंड किया था, हम क्या कहते थे, फॉर एनी प्रॉपर्टी, और फॉर एनी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे हमने बी चूज किया हुआ था, तो उसका बी बार ले रहे थे। यहाँ पे आपने एनर्जी चूज करनी फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, ई बार फाइंड करना है, और एट ए पॉइंट पीजे है तो आप यहाँ पे ई की वैल्यू लिख देंगे जो कि क्या है आपके पास बी पी जे स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब नीचे आपके पास आपके इंटीग्रल ई की पावर माइनस ई बार टॉ ई होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने डी पी जे लिख देना, यहाँ पे अभी मिस्टेक होगी, इसको लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप देखें कि ई की वैल्यू हमने पुट कर दी कि बी पी जे स्क्वायर, और यहाँ पे भी ई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी पी जे स्क्वायर बाय टॉ आ गया, और यहाँ पे भी इसी सेम इसी तरह आ जाएगा, ई की जगह माइनस बी पी जे स्क्वायर बाय टॉ। और इक्वेशन नंबर 3 में आपने वैल्यू ऑफ एनर्जी सेकंड टर्म्स नॉट कंटेनिंग वी जे आर कांस्टेंट, हाँ, जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन में बता रहे हैं ना कि जो एनर्जी की टर्म कंटेन कर रहे होंगे उसको तो हम कंसीडर करेंगे, जिसमें एनर्जी की टर्म्स नहीं होंगी वो कांस्टेंट टर्म्स होंगी और उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अब बी आपके पास कांस्टेंट वो बाहर आ गया, पीजे आप अंदर यूज करेंगे इंटीग्रल के, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब ये कुछ इंटीग्रल दोनों जो है आपके पास इस तरह के बन रहे हैं, जो ये वाला इंटीग्रल है पीजे स्क्वायर एक ई की पावर माइनस बी पीजे स्क्वायर बटा सेम इसी तरह बन रहा है जैसे आपके पास इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बन रहा हो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पीजे स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जिस तरह इसी तरह पीजे स्क्वायर यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका अगर इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा होता है 1/2 पाई डिवाइडेड बाई ए क्यूब की पावर 1/2, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे वाला जो इंटीग्रल है आपके पास इंटीग्रल ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, पाई बाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे इनकी वैल्यूज आपके पास ये आ जाएंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व आपने ऐसे करना है कि जैसे यहाँ पे पावर इसकी 1/2 है ना, तो हमने सेपरेट लिख के हर एक उसको लिख लिया। b 1/2, पाई 1/2, टॉप b जो है इसकी पावर 3 थी और ओवरऑल पावर 1/2 थी, तो 3/2 हो जाएगी इसकी पावर। सिमिलरली आपके पास नीचे पाई 1/2 था और पाई बाई b 1/2 था, तो यहाँ पे आपके पास ये दो कैंसिल हो जाएंगे, b 1/2 बचा। और ये जो पाई है इसकी पावर पाई बाई b ऊपर 3/2 है, पाई कह रही हूँ, इसको टॉप कहना है, टॉप बाई बी जो है इसकी पावर 3/2 है, यहाँ पे 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास b/2 और टॉप बाई बी आ जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास टॉप बाई 2। अब यहाँ पे टॉ जो होता है उसकी वैल्यू आपको मालूम है के टी होती है। ठीक है, टॉ इक्वल्स टू के टी होता है, तो टॉ की जगह हम के टी पुट कर देंगे। एनर्जी आपके पास क्या आ गई, के टी बाई 2। एनर्जी एट पीजे पॉइंट जो आपके पास क्या आ गई, के जी बाई 2। दिस इज एन important result in classical problem. The mean energy associated with each variable pj which contributes a quadratic term to the energy has the value 1/2 tau in thermal equilibrium. हमने स्टार्ट ही थर्मल इक्विलिब्रियम से किया था। ठीक है, तो उसमें पता चल रहा है कि हमारे पास ई डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी आ रही होगी, के टी बाई 2, के टी बाई 2 वैल्यू आ रही होगी हमारे पास ई डिग्री ऑफ फ्रीडम में। This result is known as principle of equipartition of energy. It depends upon the quadratic assumption. अच्छा, ये आपके पास इक्विपार्टीशन पे है एनर्जी और ये क्वाड्रेटिक assumption पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम क्वाड्रेटिक assumption देखेंगे क्या होंगे हमारे पास, एग्जांपल जब करेंगे। एग्जांपल इसकी है, सपोज वी हैव हैमिल्टोनियन ऑफ फ्री एटम दिस, इसकी एनर्जी अब हमारे पास ये है। ठीक है, तो फ्री एटम का क्या मतलब होगा कि उसकी हमारे पास मोमेंटम पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जी स्क्वायर बाई 2m है। ठीक है, ये फ्री एटम है, फ्रीली मूव कर रहा है और ये इसकी एक्स वाई जी है, एक्सिस है। A free atom can move along the three axes and its energy is this. अब फ्री एटम जब वो किसी भी एक्सिस पे जा सकता है फ्रीली मूव, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है ना, तो वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जी एक्सिस में भी जा सकता है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 1/2। अब पी आपके पास मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम जो है वो आपके पास, आपको पता है किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर का इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एम इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा वी वी स्क्वायर, एम वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर और प्लस वी जी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक एम अगर ऊपर और एक एम इन टर्म ऑफ मोमेंटम लेके जाना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिंपल अगर हम पी की बात करें ना यहाँ पे, तो क्या होता है, एम वी होता है। ठीक है, और अगर हम पी स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होना चाहिए, एम स्क्वायर और बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या, ये हमने एनर्जी वैसे लिखा 1/2 एम वी स्क्वायर आ गया, ये ठीक हो गया। अब इसको मोमेंटम की टर्म में करना है तो हमें एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो एम स्क्वायर, अब ये पूरी टर्म पी स्क्वायर के इक्वल आ रही है, हो गया आपके पास। ठीक है, ये कैसे होगा, अभी देखें, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है वी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, ये आपके पास आ रही है। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये भी पता चल रहा है कि एनर्जी के पास कितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, यहाँ पे एनर्जी के पास 3 क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, बी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जी स्क्वायर जो ऐड हो रही हैं। So its energy is E is equals to 3 1/2 kT। ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या लेंगे, एनर्जी हमें लेनी है 3/2 n kT आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है, पार्शियल U बाय पार्शियल T V। ठीक है, और अब ये जो एनर्जी है जिसको हमने U या E कह रहे हैं, इसको हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू T, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। इसका विद रिस्पेक्ट टू T हमने लिया तो 3/2 n के बचा। ठीक है, और हमें पता है कि स्मॉल n किसके इक्वल होता है, ये कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए के, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एन ए के। तो यहाँ आपके पास स्पेसिफिक हीट क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू 3/2 एन स्मॉल एन एन ए के इक्वल बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास एन ए के किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, तो 3/2 एन आर बन जाएगा। और 1 मोल के लिए एन इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो 3/2 आर वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। यहाँ से इस प्रॉब्लम में आपने जो है वो ये देख लिया कि आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म्स किस तरह यूज होती हैं एनर्जी फाइंड करने के लिए। अच्छा, आपके पास जो एग्जांपल 2 है, ड्यूलंग और पेटेट लॉ, तो ये आपके पास क्या है, आइंस्टाइन सॉलिड ऑफ n एटम्स आर कनेक्टेड विद इलास्टिक फोर्सेस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस।
आपके पास ड्यूलिंग एंड पेडेड लॉ क्या है कि आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनके बीच में फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं आपके पास इलास्टिक फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्सेस होंगी और उसके बाद हम इसकी क्वाड्रेटिक टर्म्स चेक करेंगे क्या होंगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2m px² प्लस py² प्लस pz²। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी जैसे अभी हमने पिछले एक प्रॉब्लम में फाइंड की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/2 kx², क्योंकि इलास्टिक टर्म हम कह रहे हैं तो इसलिए हमने kx² जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जबकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे इलास्टिक में के केस में k/m की, स्प्रिंग के केस में, ठीक है। तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा k/m और k क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर m। तो यहाँ पे जो k है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे m ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/2m ओमेगा स्क्वायर x²। और आपके पास x² जो है वो पोजीशन स्पेस है, तो वो क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे qx² प्लस qy² प्लस qz²। ये आपके पास आ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2m ओमेगा स्क्वायर qx² प्लस qy² प्लस qz²। टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास 1/2m px² प्लस py² प्लस pz²। और आपके पास दूसरी एनर्जी क्या आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो कि प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर qx² प्लस qy² प्लस qz²। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट जो बन रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी टर्म्स कोऑर्डिनेट टर्म बन रही है 6 बन रही है जो आपके पास जो है वो ऐड हो रही है। तो इसका मतलब है एनर्जी की जो वैल्यू 1/2 kT हमने फाइंड की थी, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 3 kT। और सिंगल एटम के लिए ये आपके पास है 3 kT वैल्यू। n नंबर ऑफ एटम हो हमारे पास तो क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू 3n kT हो जाएगा। और n नंबर ऑफ एटम्स के लिए अगर स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास C इज इक्वल टू पार्शियल u बाय पार्शियल t v, ठीक है। अब आपने इसकी फाइंड की पार्शियल बाय पार्शियल t और u की वैल्यू 3n kT है, 3n kT है। तो इसका पार्शियल t से हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 3n k आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसके अलावा आप एन के की किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये कैपिटल एन किसके इक्वल होगा, ये एन स्मॉल एन एन ए के इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एन ए के इक्वल आ जाएगा। और आपके पास एन ए के जो है ना, आप ये एन ए वैल्यू किसके इक्वल होती है आपके पास एन ए के जो है वो आर के इक्वल आ जाएगा। एन ए के जो है हमने आर बना दिया तो आपके पास सी भी आ जाएगा 3n r और पर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए आ रहा है। और अगर आपके पास 1 मोल है तो आपने n की वैल्यू पुट करनी है 1, तो आपके पास C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r आ जाएगा। और यही आपके पास क्या होता है ड्यूलिंग पेडेड लॉ। एक्सपेरिमेंटली स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस का ट्रेंड क्या है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। वो आपके पास क्या होता है 3, ये आपके पास रीजन होता है स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होता है। Low temperature during Paget law is not valid, but the high temperature during Paget law is valid, which is drawback. ये आपके पास लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं होगा इस सारे रीजन में, इसके अलावा जो हाई रीजन होगा उसमें ये आपके पास पेडेड लॉ जो है वैलिड होगा।